मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जो पास ईयर पेपर है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं फ्रॉम 2017, 2018, 2019, इसको हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूँगा, आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस का आंसर्स बताना, ठीक है। फिर मैं उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूँगा, इन डिटेल्स उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा। फिर उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उसको कैसे टैकल करना है, ओके, ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, पहला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू, ओके, जो 1927 में जो बटलर कमेटी बिठाई गई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला ऑप्शन है डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है डिफाइन द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ऑप्शन सी impose censorship on national press. Option D improve the relationship between the government of India and the Indian states। चलिए 10 सेकेंड का आपको मैं टाइम देता हूँ, आप आंसर करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। टाइम अप। चलो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ओके। इसका आंसर क्या है, डी है। क्या है इसका आंसर, डी, दैट इज इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है सर। तो ये जो बटलर कमेटी बिठाई गई थी वो 1927 में अपॉइंट की गई थी, ओके। उसके जो चेयरमैन थे वो सर हरकोट बटलर थे, ओके। ये कमेटी का जो रिपोर्ट था वो 1929 में सबमिट किया गया था, ओके। और ये कमेटी ने जो तत्कालीन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ओके, उस प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनके बीच और गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, ओके, उसके ऊपर उन्होंने ये रिपोर्ट 1927 में सबमिट की थी, ओके। द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई the relationship between the paramount power and princess of princely states। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस, ठीक है। बटलर कमेटी का जो गठन हुआ था 1927, उसका एम क्या था, टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, ठीक है। फिर अपन सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है The term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर फॉरेन टीवी चैनल्स इन आवर कंट्री। ऑप्शन बी एक्सपोर्टिंग आवर फूड प्रोडक्ट फॉर अदर कंट्रीज। ऑप्शन सी डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। एंड ऑप्शन डी permitting foreign educational institutions to set up their campuses in our country। तो चलिए बताइए, आपको 10 सेकेंड में देता हूँ, उसका आंसर बताइए। चलिए, ओके, द आंसर इज सी। क्या है इसका आंसर, सी। आंसर सी मतलब the domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to developing solar power production in our country, okay। solar power production से regarding ये domestic content requirement की बात
न्यूज़ में आती रहती हैं। ठीक है। द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज विथ इंटेंट टू प्रमोट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोलर जनरेशन इक्विपमेंट विच इंक्लूड द सेल्स एंड मॉडल। मतलब जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सोलर पावर सोलर इलेक्ट्रिक जनरेशन्स के लिए कि जो इक्विपमेंट लगते हैं उसको लोकली हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, डेवलप करने के लिए जो पॉलिसी है तो वो हम लोग यहाँ पे वो न्यूज़ में दिखाई देता है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, उससे डोमेस्टिकली उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है ये उसमें बताया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ओके, जो टर्म एम स्ट्राइप है वो न्यूज में दिखाई देता है। ओके, वो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है कैप्टिव ब्रीडिंग फॉर वाइल्ड फौना, ऑप्शन बी इज मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ऑप्शन सी इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड ऑप्शन डी दैट इज सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। चलो बताइए, मैं 10 सेकेंड आपको देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताइए मुझे। क्या है इसका आंसर? द टर्म एम स्ट्राइप इज समटाइम इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ एम स्ट्राइप इज M is stand for monitoring, S is stand for system for tigers, I stand for intensive, P stand for protection, E stand for ecological status, that is monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. Okay, it is a software monitoring system launched by Indian government in 2010. 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको लॉन्च किया हुआ है। ओके, टू रिजर्व टू इन सम टाइगर रिजर्व टू रिड्यूस it is reduce, okay, to reduce vulnerability of tigers. okay, तो एम स्ट्राइप जो सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ओके, इन सम टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स होती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वो किस से रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्री ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्विसाइड्स। चलिए बताइए, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, 10 सेकेंड में आपको आंसर्स बताना है इसका। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। ओके, द आंसर इज ए। क्या है इसका आंसर? ए, दैट इज द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, तो सोमैटिक सेल क्लोनिंग इज अ टेक्निक्स इन विच द न्यूक्लियस दैट इज डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ सोमैटिक सेल, ओके, जो सोमैटिक सेल होती है उसकी जो डीएनए है, ओके, सेल इज ट्रांसफर इनटू द न्यूक्लिएटेड मेटाफेज टू oocyte for the generation of new individual genetically identical to the somatic cell donor। जो somatic cell donor होगा उसके आइडेंटिकल कोई भी न्यू स्पीसीज हम लोग को बनानी है। ओके, तब ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है
that is right to vote and to be elected in India is a fundamental right, option B natural right, option C constitutional right और option D is legal right. चलिए बताइए आपके पास क्या है, 10 सेकेंड है, बताइए 10 सेकेंड में the answer of this question. Right to vote and to be elected in India is a fundamental right or natural right or constitutional right or legal right. Let's move on the answer. क्या आंसर है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन इज सी. क्या है ऑप्शन सी? द राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो. क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? इन इंडिया द राइट टू वोट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, राइट टू वोट ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया गया है. ओके, एंड सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. ओके, ये आरपीआई एक्ट 1951. ओके, इसमें भी ये राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है सब्जेक्ट टू सर्टन डिसक्वालिफिकेशन. ओके, सर्टन उन्होंने कंडीशंस रखे हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है. ऑल्सो इन आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, Article 326 of Indian Constitution guarantees the right to vote to every citizen above 18 years. Okay, जो भी सिटीजन 18 साल के ऊपर होगा वो वोट देने के लिए क्या हो सकता है? एलिजिबल हो सकता है. ठीक है. एंड फर्दर टू बी इलेक्टेड इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ओके, सो इसीलिए इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है क्या? Right to vote to be elected is in India is a constitutional right. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? What is the important of developing चाबार पोर्ट फॉर इंडिया? ओके, जो चाबार पोर्ट है उसको डेवलप करने के पीछे इंडिया को क्या फायदे होने वाले हैं? इंडिया वहाँ पे क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्री विल इनॉर्मसली इंक्रीज. सेकेंड ऑप्शन है इंडियाज रिलेशन विथ ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन. ऑप्शन सी इज इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. एंड ऑप्शन डी Pakistan will facilitate and protect the installation of gas pipeline between Iraq and India. चलिए, आपको 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर्स बताना है. क्या क्या इसका आंसर्स हो सकता है बताइए. चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया? बोलिए, 10 सेकेंड है आपके पास. कमेंट में आप इसका आंसर्स बताइए मुझे. ओके, टाइम इज ओवर. चलिए, क्या उसका आंसर हो सकता है? ओके, द आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या है? इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया. ठीक है. इंडिया क्यों चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, उसमें क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? ताकि वो अपनी बिजनेस टाइज अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया से ओके वो डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द पोर्ट विल मेक वे फॉर इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अफगानिस्तान यूजिंग सी एंड लैंड रूट. ओके, तो ये डेवलप करने के पीछे का एक ही मकसद है, जो पाकिस्तान हमें ओके रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहा है ओके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसको बाईपास करने के लिए हम लोग क्या करें, ईरान की जो पोर्ट है उस पोर्ट ईरान की जो चाबहार पोर्ट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखो, इंडिया से ये जो चाबहार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंडिया की कोस्ट लाइन पे, ईरान के कोस्ट लाइन पे,
ओके, वाया सी रूट, देन फ्रॉम ईरान टू अफगानिस्तान हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हाईवे के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो गुड्स है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग अफगानिस्तान में मतलब हमें एक बिजनेस वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, गुड्स हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ फॉर, देखिए यहाँ पे मैप में मैंने दिखा है, ये जो कांडला पोर्ट है हमारा गुजरात कोस्ट पे, वहाँ से हम लोग हमारे जो भी गुड्स है वो डायरेक्ट अरेबियन सी से वाया सी रूट हम लोग कहाँ कहाँ मतलब कहाँ पे हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑन चाबार पोर्ट, ओके, विच इज़ लाइज ऑन दी कोस्ट ऑफ ईरान। ओके, फिर वहाँ से हम लोग हमारे जो गुड्स है वो वाया ईरान टू अफगानिस्तान प्रोवाइड मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप इसके आंसर्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबा पोर्ट फॉर इंडिया, दैट इज इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Okay, तो फर्स्ट ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट, सेकेंड ऑप्शन है इकोनॉमिक लिबर्टी, थर्ड ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फोर्थ ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो चलिए, तो आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में मुझे बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से इनमें से कौन सा वर्ड है जो अंडर बोलते हैं ना, बताया नहीं गया है अंडर लिबर्टी। कौन सी लिबर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, बताइए। चलो, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। ओके, इकोनॉमिक लिबर्टी प्रीएम्बल हमें प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, द लाइन 3 ऑफ इंडियन प्रीएम्बल जो है, लाइन 3 मेंशंस लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, फेथ एंड वर्शिप। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट्स प्रोवाइड करती है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप हमें हमारी इंडियन प्रीएम्बल क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ये प्रोवाइड नहीं करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बताइए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 सेज डेमोक्रेसी सुपीरियर virtue lies in the fact that it call into activity of। ओके, ऑप्शन ए है the intelligence and the character of ordinary men and women, the method for strengthening executive leadership, option C, a superior individual with dynamism and vision, and option D is a band of dedicated party workers। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। डेमोक्रेसी की वर्च्यू किस में लाई होती है, बताइए फटाफट। चलिए, 10 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए, द इंटेलिजेंट। ओके, द डेमोक्रेसी सुपीरियर virtue lies in the intelligence and character of ordinary men and women। ओके, उस स्टेट के जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के कैरेक्टर की जो कैरेक्टर है, इंटेलिजेंस में डेमोक्रेसी की virtue लाइज होती है।
ठीक है। सो द डेमोक्रेसी इज सुपीरियर बिकॉज इट अलाउ अ राइट टू एवरी एडल्ट सिटीजन विदाउट एनी एजुकेशनल एंड वेल्थ क्राइटेरिया। ओके, कोई भी एजुकेशनल वेल्थ क्राइटेरिया के बिगर ओके डेमोक्रेसी की वर्चू लाइज होती है किसमें? द कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ऑफ द स्टेट्स। आ गया समझ में ये क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? Which of the following is most likely consequences of implementing the Unified Payment Interface? That is UPI को UPI क्यों लाया गया है? ओके, UPI पेमेंट सिस्टम क्यों लाया गया है? बताइए इसका आंसर। ओके, ऑप्शन ए है मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades. Okay, option C, FDI inflow will drastically increase. Option number D is direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. UPI से क्या हो सकता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, तो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। यूपीआई के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लाने के पीछे का जो मकसद है वो है मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ओके, ये अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, तो मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होती है अगर हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है या हमें कोई भी बोलते हैं ना ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। दैट इज़ यूपीआई लाने के पीछे का क्या है उसका मोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द टर्म इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन्स इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ओके, ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ऑप्शन बी study of the solar and lunar eclipses, option C placing satellite in the orbit of the earth, and option D origin and evolution of living organism on the earth। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। द टर्म इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल are sometimes seen in news in the context of। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, हो गए 10 सेकेंड। लेट चेक द आंसर। क्या हो सकता है आंसर इसका? ओके, द आंसर इज ए। क्या है आंसर? ए, दैट इज ऑब्जर्वेशन Okay, the term event horizon, singularity, string theory, standard model are related to the observation and understanding of universe। Okay, इससे related ये terms है। Okay, all these terms which is mentioned in questions are from the theoretical branch of physics की जो theoretical branch है उससे related है, which investigate into state of matter, composition, origin and extent of यूनिवर्स। ओके, इससे रिलेटेड ये टर्म बात करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम लोग ने 10 क्वेश्चन देखे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस जो भी 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके 2017, ओके यूपीएससी प्रीलियम 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग इस लेक्चर सीरीज में रेगुलर बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो आप क्या करें, जो क्वेश्चंस आपको अगर डाउट्स आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग हो सकता है,
या आपने ये गलत आंसर बताया है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके आपके उस क्वेरी का रिप्लाई देना चाहूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी ये नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज में लाने वाला हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। ओके, इस यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँगा, कोई भी नया वीडियो मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो आपको आपके मोबाइल पे रेगुलर बेसिस पे आ जाएगा, ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ओके, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको क्वेरीज है, क्वेश्चन में कोई इश्यूज है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे यूपीएससी 2020 ओके 2020 की जो यूपीएससी है उसमें अपीयर होने वाले हैं, कि जितने भी बच्चे 2022 की यूपीएससी प्री में अपीयर होने वाले हैं, ओके, जो अभी मई में, अभी तक तो मई 31 ही उसकी डेट है। ओके, उसमें जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना ओके क्या मस्ट है। ओके, मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। ओके, इसीलिए मैं आपका जो काम है वो हल्का करने के लिए मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में, 2018 में, 2019 में, वो सब क्वेश्चंस मैं रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे रेगुलरली लाने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। ओके, अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चंस को लेकर तो आप उसमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं दोस्तों, आगे के जो वीडियो है उसमें अपन मिलेंगे। थैंक यू।